हिंदी कविता में धूमिल का नाम साठोत्तरी पीढ़ी की युवा तेवर के विद्रोही कवियों में लिया जाता है। लोकतंत्र में विसंगति बोध और विडंबनाओं के साथ युवा असंतोष और युवा आक्रोश को स्वर देने का काम धूमिल की कविताएं करती हैं। धूमिल के यहाँ आम आदमी का चेहरा और वह यथार्थ है जो जनतंत्र का स्वप्न था। जनतंत्र के स्वप्न को पूरा होने की चाह में देखने में एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपने स्वप्नों को ध्वस्त होते देख रही थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति और स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से और जैसे लोकतंत्र निर्मित होता है, उस लोकतंत्र में आम आदमी कहां है, युवा मन कहां है और युवा चेहरे की खोज धूमिल जैसे कवि करते हैं। उनका पहला संकलन संसद से सड़क तक 1972 में आता है और दूसरा कल सुनना मुझे 1977 तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 उनकी मृत्यु के बाद। धूमिल सीधे सीधे अभिधा में अपनी बात कहते हैं। उनके यहाँ तकनीकी उलझाव, जटिलता और भाषाई चमत्कार व जादूगरी नहीं है, बल्कि आम आदमी के संवेदन को कैसे सीधे कहा जाए, बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी आवरण के अपनी बात को कहने का लहजा धूमिल का अपना है। धूमिल ने सीधे सीधे अपनी बात को कहने का एक मुहावरा विकसित किया और आम आदमी के जीवन यथार्थ और संकट को लोकतंत्र में सीधे सीधे सत्ता के सामने रखने की कवायद, हिम्मत, साहस कविता के खाते से युवा तेवर के विद्रोही कवि धूमिल के खाते में आता है। धूमिल की एक कविता है मोची राम। आइए मोची राम कविता के माध्यम से उस यथार्थ संवेदन से साक्षात्कार करते हैं जो देश के लगभग हर चौराहे पर कहीं न कहीं एक मोची राम होते हैं और उनका अपना एक ठेठ अंदाज होता है। उस अंदाज में उनके सामने आदमी किस तरह से आता है
और किस तरह से कविता आदमी को देखती है, यह बयान मोचीराम कविता में धूमिल ने दर्ज किया है। देखते हैं कविता को। मोचीराम। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहां तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुभ लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है जिससे पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इससे बांधो, उससे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटखटाता है, घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं,
जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है चमड़े की सराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने को नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कम जात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह से एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। यह कविता यथार्थ दुनिया से सीधे सीधे टकराती है और मनुष्य के उस शक्ल को हमारे सामने लेकर आती है जहां हर आदमी बराबर है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस बात की वकालत धूमिल बहुत तीखे स्वरों में मोचीराम कविता में करते हैं। बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। मेरे लिए हर आदमी, मेरे कार्यस्थल पर हर आदमी बराबर है। मेरे लिए कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जिससे मेरी संरचना, मेरी व्यवस्था, मेरा कर्म संसार चलता है। मेरे लिए कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए, मेरे सामने, मोचीराम के सामने हर आदमी एक जोड़ी जूते से अधिक कोई अर्थ नहीं रखता।
फिर भी मैं गरीब, फटे हाल आम आदमी का ख्याल करता हूं। मेरे सामने सबसे फटे हाल आदमी का जूता और सबसे अमीर दिखने वाले आदमी का जूता एक बराबर महत्व रखता है। मैं बराबर से सब पे अपना कार्य, अपना कर्म व्यवहार करता हूं। पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जहां टांके पड़ते हैं और यह टांके मानो मेरी आंख पे पड़ते हैं। एक जूता है, जूता क्या मानो चकतियों की थैली। कवि कहना चाह रहा है कि यह जूता हमारे देश के उस आम आदमी का जूता है जिस पर जगह जगह जोड़ लगे हुए हैं, चकतियां लगी हुई हैं, सिलन लगी हुई है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुभ लिया है। उससे मैं कहना चाहता हूं कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फेंकते हो, पर कहते नहीं बनता। उस बेबस गरीब आदमी को भी जूता पहनने का हक है और उसके जूते को चमकाना बाबूजी मेरा कार्य है। मोचीराम उसी तल्लीनता और संलग्नता से बाजार के सबसे अमीर और सबसे गरीब फटे हाल आदमी के जूते को बराबर के धागे से सिलते हुए चमकाते हैं। उनके यहां आदमियों की अलग अलग रवैयत आती रहती है, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थोपते हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस जूते को बनाने में अब कुछ है नहीं, पर कह नहीं पाता, क्योंकि गरीब आदमी के पास यह फटा कटा टूटा जूता ही पड़ा है। इस जूते को सिलना होगा, बनाना होगा, चमकाना होगा, क्योंकि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूते से ज्यादा नहीं है। मेरे लिए हर आदमी बराबर है। बड़ी मुश्किल से निभाता हूं एक जूता और है जिससे पैर को नापकर एक आदमी निकलता है। सैरपुर एक और जूता आता है, न वह अकलमंद है न वक्त का पाबंद, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर बार बार वह देखता रहता है। उसे कहीं जाना नहीं है, पर वह जल्दी मचाए हुए है। यह हड़बड़ी मोचीराम के सामने खड़े हुए उस आदमी की है जो बाजार और व्यवस्था में बड़ा होने का भ्रम पाले हुए है। मोचीराम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास बाजार का कौन बड़ा आदमी आता है और कौन छोटा आदमी आता है। उनकी दुनिया में हर आदमी एक जोड़ी जूता है। पर इस तरह जब लोग मोचीराम के सामने आते हैं तो मोचीराम निर्विकल्प हो जाते हैं। एक दार्शनिक मुद्रा से दूर से उसको देखते हैं, होगा बड़ा आदमी, तुम अपने लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा कर्म प्रधान है। यह कविता श्रम की कर्म प्रधानता की ओर भी संकेत करती है। बड़ी हड़बड़ी है, वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। साफ है जैन।
इतना रोब क्यों दिखा रहे हो भाई? तुम्हारे पास पैसा कुछ ज्यादा है इसलिए। पर मोचीराम के ऊपर तुम्हारे रौब, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे रुतबा का कोई असर नहीं है, क्योंकि मोचीराम के लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। ओह बड़ी गर्मी है, रुमाल निकालता है, चारों ओर घूरता है, देखता है। यह हड़बड़ी कहां जाने की है? कहीं उसे जाना नहीं है, पर वह यह जतलाना चाहता है कि यहां मैं खड़ा होने के लायक नहीं हूं, मुझे जल्दी है, जल्दी से मेरा जूता चमकाओ, मैं निकलूं। सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज यह कि घंटे भर खटवाता है। पर ऐसे आदमी जब पैसा देने की बात आती है, नामा देने की बात आती है, तो साफ साफ मुकर जाता है, नट जाता है और कहता है कि शरीफ आदमी को लूटते हो। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर किल दबी रह जाती है। मोचीराम भी कम नहीं है। ठीक है, मत दे पैसा। एक चोर कील जूते में दबी रह जाती है, जो उसके चलने पर उसके पांव में चुभती है, मानो ऐसा लगता है कि कलेजे में चुभ गई हो। मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। उस एक अदद आदमी का मुझे ख्याल रखना होता है, जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के लिए अगर कोई सही तर्क नहीं है तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है हाथों में घड़ी है। लगता है कि चमड़े पर शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है और असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायल है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। मोचीराम अपने पेशे के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने जज्बे के प्रति, अपने कार्य और अनुभव के प्रति बेहद ईमानदार हैं। और उनकी ईमानदारी इस बात में है कि वह जो कुछ करते हैं उस श्रम का सही मूल्य लेना चाहते हैं। यह मूल्य मोचीराम को व्यवस्था से, आदमी से मिलना चाहिए। और जब किसी मौके पर मोचीराम को आदमी उनके कार्य का नामा नहीं दे पाता तो कहीं न कहीं वह कील दबी रह जाती, जो कलेजे पर चुभने की तरह चुभती भी है। यह कविता कार्य संस्कृति के उस ईमानदार पेशे की ओर इशारा कर रही है, जहां अपने कार्य के प्रति बेहद ईमानदार होने के बावजूद बाजार में, व्यवस्था में, तंत्र में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो उसको नकार कर सीधे चले जाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति आक्रोश धूमिल की इस कविता में
व्यक्त होता है। धूमिल की इस कविता में उन तमाम लोगों के प्रति आक्रोश है जो केवल लाभ लेना जानते हैं, जो हर कार्य को अपने से कमतर आंक कर चलते हैं। उनके लिए धूमिल की कविता चेतावनी है, उनके लिए मोचीराम चेतावनी है कि तुम मेरे कार्य को कमतर मत आंको। मेरे यहां आकर तुम समय का, हड़बड़ी का और उफ गर्मी का हवाला मत दो। हमारे लिए तुम और बाजार का सबसे फटेहाल आदमी बराबर है, क्योंकि मेरी नजर में हर आदमी एक जोड़ी जूता है। इससे अधिक किसी की कीमत मोचीराम की नजरों में नहीं है। उनके लिए हर आदमी उनके कार्य का, उनके पेशे का, उनकी व्यवस्था का एक हिस्सा है और उस हिस्से भर मोचीराम कर्म करते हैं और बदले में अपने कर्म का न्याय फल, वह पैसा चाहते हैं, वह अर्थ चाहते हैं जो उस कार्य के बदले उन्हें मिलना चाहिए। और जब जिस मौके पर वह नहीं मिलता तो मोचीराम का आक्रोश दबी हुई किल के रूप में आ जाता है, जो चुभता है पांव में पर लगता है कलेजे में चुभ रहा। जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी की नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है। आग, सच्चाई, प्रकृति के वे सारे उपादान, सारे तत्व सबके लिए बराबर है। कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं, पर मोचीराम अन्याय को सहने वाले नहीं हैं। वह सीधे सीधे बोल जाते हैं, उनकी किल बोल जाती है। वह किसी दिखावटी बड़े आदमी और सामान्य आदमी को बराबर के तराजू पर तौलकर चलने वाले मोचीराम हैं। जबकि मैं जानता हूं इनकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों बराबर है। भविष्य को रचने में ईमानदार, भविष्य को गढ़ने में चुप और चीख दोनों बराबर महत्व रखते हैं। कब, कहां, कैसे हमें चुप रहना है और किस मोड़ पर अपने आक्रोश को, अपने विरोध को दर्ज कराना है, यह जानना मानवीय संस्कृति में जायज है। मोचीराम कविता मुकम्मल तौर पे पूरी तरह से आम आदमी के संवेदन और उसके अधिकारों को जानने समझने की कविता है। और यह कविता एक तरह से आम आदमी की ओर से बाजार में, तंत्र में, व्यवस्था में, लोकतंत्र की उस अभिव्यक्ति को सामने लेकर आती है जहां यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता बोध के साथ, स्वतंत्रता के मूल्य के साथ हर आदमी बराबर है। यहां कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। और इसी को एक सार्थक अभिव्यक्ति मोचीराम कविता में इस तरह से धूमिल ने दिया है कि मेरे लिए कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, हर आदमी मेरे लिए एक जोड़ी जूता है। और जीने का अगर सही तर्क है तभी जीने का कोई मतलब है, अन्यथा दलाली करने और कुछ का कुछ करने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए धूमिल अपने कविता कर्म में बराबर यह कहते हैं कि भाषा, कविता और सत्य एक समानता की भूमि पर आकर मनुष्य की परिभाषा को बनाने का काम करते हैं, मनुष्य को गढ़ते हैं और यहीं पर वह ईमानदार,
चीख और वह चुप्पी है जो मनुष्य के भविष्य को गढ़ने की लोकतंत्र में वकालत करती